हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले सीजनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। सो देखिए, अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जिससे आपके एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे भी इसमें कवर करेंगे इन अ सिंगल वीडियो। बट सिंगल वीडियो के साथ साथ ये वीडियो कितना लेंथी जाएगा आई डोंट नो, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों ने बहुत बार फिजिक्स पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले बात आती है स्केलर क्वांटिटी आखिर क्या होता है। ओके, तो देखो स्केलर क्वांटिटी में होता क्या है कि सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड है, आपके पास इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, जैसे कि आपका हो गया टाइम, डिस्टेंस, करंट, मास, एरिया, स्पीड, डेंसिटी, वर्क एक्सेट्रा। तो बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट से आप देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सो देखो, वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन के साथ होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही प्लस डायरेक्शन। ओके, तो उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। अब इनसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। और देखो, अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होती हैं, राइट। कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके अदर क्वांटिटीज भी निकाली जाती हैं। तो जैसे कि आपका हो जाता है स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, राइट। तो इन फंडामेंटल को जब आगे ड्राइव किया जाता है तो क्या निकल के आती है, अदर क्वांटिटीज निकल के आती हैं, राइट, जो किस पे डिपेंड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो कौन कौन सी हो गई, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन वगैरह हो गया, राइट। सो अब हम पढ़ते हैं, देखो आप डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? तो 3 मेन क्वांटिटी पे ये बेस्ड होता है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, मास को हम डिनोट करते हैं एम से, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो मेनली जितनी भी क्वांटिटीज होती है ना, तो उनका डायमेंशन कहाँ से निकल के आता है, कौन सी 3 मेन क्वांटिटी से? लेंथ, मास एंड टाइम से। ओके, और ये यूज होती है टू एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन डायमेंशंस का यूज किया जाता है, जो मेनली किस पे बेस्ड होती है, लेंथ, मास एंड टाइम पे। और इसका यूज करके हम किसी भी जो मेनली फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, सबका डायमेंशन नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका डायमेंशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, LMT, राइट। और कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसको भी अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखो यूनिट। तो कितने टाइप के यूनिट हम पढ़ते हैं? तो मेनली 3 टाइप के यूनिट्स हम पढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजीएस यूनिट क्या होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की, एसआई यूनिट क्या होगी। ओके, तो मेनली आपसे सीजीएस या एसआई यूनिट्स पूछा जाता है। सो सबसे पहले आप देखो सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में अभी हमने डायमेंशन पढ़ा ना, डायमेंशन के बेसिस पे ही ये यूनिट्स बनाई गई हैं। सो यहाँ पर आप देखो, आपकी फर्स्ट यूनिट है सीजीएस। मास को हम लेते हैं ग्राम में, लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, टाइम को लेंगे सेकंड में। सो आप देखो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे आपका एफपीएस सिस्टम हो, चाहे आपका एमकेएस सिस्टम हो, तो इसमें जो टाइम है वो हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। ओके, दूसरा कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं? एफपीएस सिस्टम, यानी कि मास जिसमें पाउंड में रहता है, लेंथ जिसमें फुट में रहता है, टाइम जिसमें सेकंड में रहता है। थर्ड है आप देखो एमकेएस सिस्टम। ओके, एमकेएस मतलब क्या होता है, और इसी को ही हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर एमकेएस का मतलब है जो हमारा मास होगा वो किलोग्राम में होगा, लेंथ हमारा मीटर में होगा और टाइम होगा सेकंड में। और इसी को एसआई यूनिट भी कहा जाता है। और मेनली आपके एग्जाम में एसआई यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हमने पीछे पढ़ी, उसका सिंबल क्या है और उसमें कौन कौन से डायमेंशन यूज होते हैं, उनकी यूनिट क्या है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, सबसे पहले बात आती है किसकी, लेंथ की बात होती है। ओके, तो लेंथ की देखो आप यूनिट क्या है, नॉर्मल सी बात है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। डायमेंशन हम लेंथ को कैसे लिखते हैं, कैपिटल L से। टाइम की बात करें तो टाइम सेकंड में, सिंबल स्मॉल s। और इसका जो डायमेंशन है, अब टाइम का कैसे लिखते हैं हम, टी में, अभी इसको भी हमने पढ़ा था। मास की अब बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम में, सिंबल हम इसको केजी से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन m। फिर होता है हमारा जो फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल होता है A। टेम्परेचर केल्विन, जिसका सिंबल होता है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ओके, जिसमें हम केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज करते हैं, सिंबल होता है इसका स्मॉल m। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और इसका सिंबल क्या है, CD, स्मॉल CD। ओके, राइट। अब आप देखो, ये यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टेबल है तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप देखो 10 की पावर 0 1 है। तो 10 की पावर 0 को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। किसी की भी पावर अगर 0 रहती है, ओके, तो हम इसे क्या एज अ 1 लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो और यहाँ पे आप राइट साइड देखो, तो ये सारी पावर्स क्या है, नेगेटिव में। इट्स मीन्स ये सारी स्मॉलर यूनिट्स हैं, और ये सारी पावर क्या है, पॉजिटिव में। इट मीन्स ये लार्जर यूनिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटो। ओके,
ओके सो देखो, आप यहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ कि इसके बाद ये आता है ये आता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये पता होगा। तो आप देखो, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो का तो पता है, ये बहुत यूज़ करते हैं 10⁻3, इसके बाद आता है मेगा। तो आप देखो 1 2 3, ओके तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 नॉर्मल हम चले गए। इसके बाद जो 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 12 15 18 21 24 और योटो तक हमारा होता है इंपॉर्टेंट, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद ना जब हम राइट साइड में आप गए तो देखो यहाँ से जो पावर हो रही है ना, ये नेगेटिव में जा रही है, तो ये है स्मॉलर यूनिट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नैनो का मतलब क्या है, पिको का मतलब क्या है, फेम्टो का मतलब क्या है। ओके तो ये वाली जो क्वांटिटीज हैं, ये वाली जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, यहाँ से आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻⁻3। ऐसे ही आप देखो, जैसे हमने 1 2 3 यहाँ से हमने 3 का टेबल चलाया, वैसे ही हम यहाँ से 3 का टेबल चला रहे हैं। 3 2 6, 9 12 15 18 21 24। ओके सो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। तो इसको आप बार बार बोलोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। राइट वाली जो स्मॉलर यूनिट्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। ओके ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राइट अब आप देखो, यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं लार्जर यूनिट जो होती है लेंथ की। ओके सो देखो, लार्जर यूनिट्स कौन कौन सी होती है लेंथ की, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके तो आपसे पूछा जाता है नॉटिकल मील के बारे में। अब नॉटिकल मील क्या है, एक लार्जर यूनिट है लेंथ की। ओके तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ओके अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओके हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मीटर हो जाता है 1 मील में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नॉटिकल मील, तो 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होता है 1.85 किलोमीटर। ओके डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सी, तो सी में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको किस में मेजर किया जाता है, नॉटिकल मील में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखो, अब हम पढ़ते हैं एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहा जाता है। ओके तो यहाँ पर आप देखो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। सो जो एवरेज या मीन डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच में, ये कितना होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ओके तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। राइट नेक्स्ट आप देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। और ये तो बहुत पूछा जाता है कि लाइट ईयर। ओके तो देखो आप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो कैसे निकाला, 365 डेज होते हैं, 24 आवर होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 16 सेकंड होते हैं। ओके फिर इस तरीके से जब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसमें हम क्या लगाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना आपसे नहीं पूछा जाता, बस आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। ओके सो जब हम इनका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास जो डाटा निकल के आता है वो आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इससे हम किलोमीटर में चेंज कर दें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। राइट सो ये हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, जिसको क्या बोला जाता है, लाइट ईयर बोला जाता है। और इसको डायरेक्ट आप याद रखो कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो 48612। ओके कितने होते हैं, 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। तो किसको कहा जाता है, पार्सेक को। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो आपको याद रखना है पार्सेक। ओके सो यहाँ पर आप देखो पार्सेक की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आपको इसको भी याद रखना है कि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ओके जब इसका हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये निकल के आता है 3.26 लाइट ईयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, डायरेक्ट याद रखो 3.26 लाइट ईयर। कितने, 3.26 लाइट ईयर। ओके राइट तो पार्सेक किसकी यूनिट है, ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ओके तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। अब पार्सेक किसका यूनिट है मेजरमेंट करने का, तो देखो डेंसिटी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जॉइंट स्टार्स। सो पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। अब लाइट ईयर किससे रिलेटेड है, तो देखो साउंड से, डिस्टेंस से, क्लाइमेट से कि स्पीड से। तो लाइट ईयर किससे रिलेटेड है, आप सोचते हैं लोग ना लाइट ईयर लाइट से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। ओके डिस्टेंस की ये यूनिट है। सो लाइट ईयर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। राइट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट है, स्पीड की है, एक्सेलरेशन की है, टाइम की है कि लेंथ की है, तो देखो पार्सेक किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। राइट सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, यूनिट होती है इसकी पार्सेक। राइट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी आती है। नेक्स्ट आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो आपको बताना है जिसका करेक्ट मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप ए ऑप्शन, टेम्परेचर का केल्विन बिल्कुल सही है, प्रेशर का पास्कल बिल्कुल सही है, पास्कल जो है वो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है, मास आप देखो किलोग्राम बिल्कुल ठीक है, वेट देखो क्यूबिक मीटर, तो देखो वेट का जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर नहीं होती है, ओके। सो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए किस यूनिट का हम यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, कैंडेला का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, तो देखो आप डेंसिटी का पूछा है, ओके। तो कई सारे यूनिट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो डेंसिटी का आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि एसआई यूनिट पूछी है, तो एसआई यूनिट में जो मास होता है वो किस में होता है, केजी में होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा केजी हो जाएगा। अब वॉल्यूम को हम किस में डिनोट करेंगे, ओके, वॉल्यूम को हम किस में डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे मीटर में, और वॉल्यूम में हम मीटर में क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, राइट। तो वॉल्यूम में हम लगाएंगे मीटर क्यूब, तो क्या निकल के आएगा, केजी मीटर क्यूब माइनस सी, ओके। सो केजी और मीटर माइनस सी हो जाएगा इसका पावर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, ये तो हमने पढ़े एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्लस इनके साथ जो जुड़े हुए कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसे भी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको बताना है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। सो देखो कुछ जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो वो तो आपको उनका याद होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज की सीरीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ओके। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, राइट। सो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो कहते नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कई सारे इसमें प्रॉपर्टीज होती है कि वेक्टर क्वांटिटी, ओके, लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए इस तरीके से, बट इतना डीप हमें नहीं पढ़ना है, राइट। सो इतना आप याद रखिए कि ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अदर जो वेक्टर क्वांटिटीज है, तो आप देखो लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, तो ये सारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन इज, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। अब आपसे कहा है कि दो वेक्टर आपस में कब इक्वल होंगे, ओके। तो आप देखो दो वेक्टर्स आपस में कब इक्वल होंगे, तो जाहिर सी बात है जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर, अब आप नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको बताना है कि कौन सी इसमें स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो आप देखो वेट, इम्पल्स, यंग मॉड्यूलस, एक्सेलरेशन। तो देखिए वेट, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये एक है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बट आपसे पूछा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो देखो आपको ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, यंग मॉड्यूलस, राइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। सो ये जो यंग मॉडुलस क्वांटिटी है, इसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है इलास्टिसिटी में, जिसमें हम पढ़ते हैं इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी। तो देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा कि देखो कोई अगर बॉडी है, इलास्टिसिटी उसको तब कहेंगे या उसको इलास्टिक बॉडी तब कहा जाएगा जब कोई बॉडी है और उसको आपने खींचा, ओके। तो उसने अपना खींचा, फिर वो वापस से जब उसके ऊपर से फोर्स हटा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो उसको क्या बोला जाता है, इलास्टिक बॉडी उसको बोला जाएगा, और इसी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी में जो सबसे बेसिक एक लॉ हम पढ़ते हैं, हुक्स लॉ भी पढ़ते हैं, ओके। तो जो बेसिक लॉ है किसका, इलास्टिसिटी का। तो इसमें क्या होता है कि द एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड टू इट। तो जो भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, ओके, तो मान लो एक वायर है उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी लोड अटैच्ड है उससे, ओके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और के क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, ओके। तो अब आप देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और जब हम ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, राइट। अब इसी में हम आप पढ़ते हैं एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, दैट टेल्स हाउ इजली इट कैन स्ट्रेच एंड डिफॉर्म। तो यंग मॉडुलस इसी को कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक बॉडी की कि किसी भी मटेरियल को कितना हम स्ट्रेच और दोबारा से वो डिफॉर्म हो सकता है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, यंग मॉडुलस बोला जाता है, जिससे ई से डिनोट करते हैं या आप इसको वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो आप इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, ओके। तो स्ट्रेस देखो आप एक तरीके से क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, राइट। तो जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे उसको ही स्ट्रेस कहा जाता है, राइट। और जो किससे डिवाइड होता है, स्ट्रेन से, तब हमारे पास क्या निकल के आता है, यंग मॉडुलस निकल के आता है, जो प्रॉपर्टी है किसकी, किसी मटेरियल की। तो आपको याद रखना है। तो आप देखो वाई से हमने डिनोट कर रखा है किसको, यंग मॉडुलस को, जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, राइट। तो यहाँ पर जब हमने, यानी कि ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है,
राइट। तो जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये निकल के फॉर्मूला आया। ओके, तो आपको ये बात मैंने इसमें फॉर्मूला और सब कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन को इसलिए इंक्लूड किया है कि आप इसको समझ सके यंग मॉडुलस को। ओके, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो यंग मॉडुलस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज ऑल्सो नोन एज द इलास्टिक मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। तो कोई भी मटेरियल में कितना स्टिफनेस है उसको भी ये मेजर करता है। अभी हमने देखा कि ये इजीली मेजर करता है, एक प्रॉपर्टी है कि कितनी भी कोई मटेरियल स्ट्रेच हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, राइट। और ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है लीनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल्स की। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल। ओके, सो यहाँ पर आप देखो बी जो लिखा है ना इम्पल्स, तो आखिर ये इम्पल्स क्या है। तो देखो इम्पल्स हम पढ़ते हैं फोर्स के अंदर, तो इम्पल्स एक तरीके से क्या होता है कि ये एक एवरेज फोर्स होता है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। तो कुछ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा जो टाइम के साथ फिर चेंज हो गया, उसको इम्पल्स कहा जाता है। ओके, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एवरेज इनटू टाइम, राइट। और इसी को हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, एमवी होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी को इम्पल्स भी कहा जाता है। और जो मोमेंटम है और जो इम्पल्स है दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, MLT-1। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड और kg मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पल्स क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है और वेट और एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो आपसे पूछा है कि कौन सा जो यूनिट नहीं है डिस्टेंस का, लाइट ईयर, लॉन्ग सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक। सो आप देखो लाइट ईयर भी अभी हमने पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ा, पार्सेक भी पढ़ा, तो ये तीनों ही यूनिट है किसके, डिस्टेंस की। बट लॉन्ग सेक कोई यूनिट होती ही नहीं है। ओके, तो लॉन्ग सेक हो जाएगा इसका रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देखो लॉन्ग सेक जो है कोई यूनिट नहीं है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की। सो आप देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ उसको ही क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज टॉर इज अ यूनिट ऑफ। तो अब आपसे पूछा है कि टॉर किसकी यूनिट है। ओके, सो देखिए टॉर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो प्रेशर देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया को हम कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में, राइट। और टॉर जो है ये भी यूनिट होती है प्रेशर की। और 1 टॉर में कितने पास्कल्स होते हैं, तो 133.332 पास्कल्स। और पास्कल जो है ये यूनिट है प्रेशर की। ओके, तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, तो किसने दिया था, पास्कल नहीं दिया था, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसलिए जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल, राइट। और टॉर भी यूनिट होती है प्रेशर की, और एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133.322 पास्कल। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टॉर, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड प्रेशर ये सारे ही यूनिट किसके हैं, प्रेशर के। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 मीटर। अब आपसे पूछा है कि कितने माइक्रोन्स होते हैं 1 मीटर में। ओके, तो कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶, राइट। तो 1 मीटर में आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। और ये जो माइक्रोन होते हैं क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट्स होती हैं तो ये यूज होती हैं टू मेजर लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एंड सेल एक्सेट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो कौन सा यूज होता है, बैरोमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए है एनीमोमीटर। सो एनीमोमीटर इज यूज फॉर टू मेजर विंड स्पीड। तो किसका यूज होता है, विंड स्पीड का। ओके, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। और यहाँ पर आप देखो हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर यूज होता है ह्यूमिडिटी के लिए। ओके, कितनी ह्यूमिडिटी है इसको चेक करने के लिए। और थर्मोमीटर तो आप जानते ही हो, टेम्परेचर चेक करने के लिए। ओके, एंड अगर आप देखो स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर को यूज करते हैं हम यूज टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एमीटर का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आप देखो, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल इफ अ थ्रस्ट ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ 16 मीटर। थ्रस्ट का मतलब भी क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, तो अभी हमने प्रेशर का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यानी कि थ्रस्ट आपको कितना दे रखा है, 800 दे रखा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप देखो एरिया कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। बस आपको डिवाइड कर देना है, तो 16 5 से 80 होता है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया हमारा 50 न्यूटन मीटर, या आप इसको पास्कल भी कह सकते हैं, राइट। तो 50 पास्कल हो जाएगा प्रेशर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, सो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो 1 पास्कल के इक्वल ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस 10⁻⁻15 इज। तो अभी हमने जो एसआई प्रीफिक्स देखे उसमें 10⁻⁻15 कौन सा होता है। ओके, तो देखो आप कौन सा होता है, ये होता है फेम्टो, राइट, फेम्टो -15। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। फेम्टो 10⁻⁻15, ऑटो 10⁻⁻18, जेप्टो 10⁻21 एंड योक्टो 10⁻⁻24। ओके, सो ये सारी जो यूनिट्स हैं, ओके, ये स्मॉलर होती है, इसलिए इनकी जो यूनिट्स है वो कैसी है, वो वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, द डैश ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसको डिफाइन किया जाता है एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो कहने का इनका मतलब क्या है, मास
पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर आप देखो बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगा फिर सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें एमकेएस में केजी मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? ओके, तो देखो विस्कोसिटी ना एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, फ्लूइड की, कि वो फ्लो करने को ना अपोज करता है। वो कहते हैं मेरे को फ्लो नहीं करना है। तो विस्कोसिटी क्या है, एक मेजर है फ्लूइड का रेजिस्टेंस टू फ्लो। वो रेजिस्ट करता है कि मेरे को नहीं बहना है आगे तक। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो याद रखना है आपको विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स, राइट, फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला से नहीं पूछा जाता, आपसे बस प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो याद रखना है आपको कि विस्कोसिटी क्या है, इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेसिस्टेंट टू फ्लो। यूनिट क्या होती है इसकी, तो यूनिट होती है पॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि पॉइस जो है वो किसकी यूनिट होती है, तो आपको याद रखनी है विस्कोसिटी की। ओके, पॉइस। नेक्स्ट है आप देखो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, राइट। तो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर ये भी इसकी यूनिट है जो फॉर्मूले से निकल के आई है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाती है, पास्कल सेकंड। ओके, अब आप देखो थर्ड, आप देखो पोरोसिटी लिखा है। तो अब ये पोरोसिटी क्या है, तो देखो पोरोसिटी का मतलब क्या होता है ना कि ये एक तरीके का कैलकुलेशन होता है ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन अ मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल में कितना एम्प्टी स्पेस है तो उसके परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है पोरोसिटी, राइट। नेक्स्ट आप देखो ल्यूमिनोसिटी। अभी हमने फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी उसमें हमने पढ़ा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है, ल्यूमिनोसिटी। ये क्या होता है, तो ये डिस्क्राइब करता है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय वेरियस सोलर बॉडीज। तो हमने पढ़ा है ना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो चमकते हैं, राइट। तो ये डिस्क्राइब करता है कि टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय वेरियस सोलर बॉडीज जैसे कि स्टार, गैलेक्सी, ओके, पर यूनिट टाइम में, जिसको मेजर करते हैं हम वॉट या जूल पर सेकेंड में। तो ये चारों जो क्वांटिटी है आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, ल्यूमिनोसिटी क्या होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। अब न्यूटन्स के लॉ फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो न्यूटन के लॉ ना है तो कैसे फिजिक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स के लॉ। ओके, तो न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है वो किस पे बेस्ड होता है, उसको और क्या कहा जाता है, क्या लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्या लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो देखिए न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ हम पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ओके, तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी स्टेट रुका हुआ है, उसका स्टेट कैसा है, रुका हुआ है वो, तो वो रुकी हुई रहेगी। ओके, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि जब हम कहीं बोटिंग वगैरह करने जाते हैं, बोटिंग में चढ़ते हैं, जैसे ही बोट में हम अपना पैर रखते हैं तो बोट भी पीछे की तरफ जाती है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है थर्ड लॉ का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये तो 3 लॉज हो गए हमारे न्यूटन के। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है इन लॉज से रिलेटेड। सो आप देखो जो फर्स्ट लॉ है इसको गैलीलियो का लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से लॉ को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। सो आपको याद रखना है किसको बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को, राइट। सो देखो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी ना 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, यानी कि इनर्शिया भी ना 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप का होता है, सो देखो आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो पहला आप देखो, व्हेन द बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बस या ट्रेन जब सडनली स्टार्ट होती है चलना, ओके, तो जो लोअर पार्ट होता है हमारे बॉडी का या किसी भी पैसेंजर का, तो क्योंकि वो तो बस से अटैच है, ओके, तो वो बस के साथ ही ईजिली मूव हो जाती है। लेकिन जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो स्टेट है उसका, राइट, जो भी स्टेट है उसका वो उसी में रहे। जो अगर स्टेट है रेस्ट का तो वो रेस्ट में ही रहे। ओके, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो हमारी पीछे की तरफ चली जाती है। ओके, तो जब सडनली रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हुई तो वो क्या चली गई, हमारी पीछे की तरफ चली गई, तो हेंस फॉल्स बैकवर्ड। दूसरा देखो आप कि फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स व्हाइल डस्टिंग अ क्लॉथ। ओके, तो जब हम डस्टिंग करते हैं किसी क्लॉथ की, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कैसे वो गिरने लगते हैं, राइट, क्योंकि उस पर भी अचानक से हम क्या कर देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। नेक्स्ट आप देखो, फॉलिंग डाउन बैकवर्ड व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स इमीडिएटली। तो जैसे कोई व्हीकल स्टार्ट हुई तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी हमने देखा। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, द डिटैचमेंट ऑफ लीव्स फ्रूट्स ड्यू टू शेकिंग। तो जब शेक करते हैं हम किसी भी पेड़ वगैरह को, तो जो उसके लीव्स डिटैच हो जाते हैं उसमें से। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ओके, नेक्स्ट आप देखो, द ट्रिक ऑफ फोल्डिंग अ टेबल क्लॉथ विदाउट डिस्टर्बिंग द डिशेस ऑन द टेबल। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कहते हैं अरे मैं आपको अभी जादू दिखाता हूँ, टेबल पे खाना रखा है, अभी मैं सारे क्लॉथ हटाऊंगा, कोई भी खाना नहीं
गिरेगा। और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट ग्लास और कॉइन का भी किया जाता है। ओके, सो ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन का देखते हैं। ओके, देखो व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली। अब यहाँ पर क्या है कि कोई बस है वो सडनली स्टॉप हो गई, वो रनिंग में है, स्टॉप हो गई, तो जो पैसेंजर्स होते हैं टेंड टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की हम बात करें जो हमारा थर्ड है, तो आप देखो कोई भी बॉडी इज मूविंग इन अ डायरेक्शन व्हेन इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जैसे कि जब मूविंग जो बस है, ओके, जब वो एक सर्कुलर पाथ पे जाती है तो इन द राइट डायरेक्शन देन आवर बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारी बॉडी जो है ना वो लेफ्ट की तरफ फॉल हो जाती है। ओके, और इसमें जो एक फोर्स लगता है जो बहुत काम आता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। दिस फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइड से इस पे फोर्स लगाया जाता है एंड फॉर दिस रीजन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है और ये फोर्स लगता कहाँ है, सेंटर पे लगता है। ओके, तो ये बात आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से भी याद रखनी है, राइट। तो हमने तीन हमने इनर्शिया पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और 3 हमने लॉस पढ़े। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था कि एफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। तो इसी से हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकल के आता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ओके, ये जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन था ये हट गया। ओके, तो क्या बन के आएगा, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, और इसी को क्या कहा जाता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप देखो वेलोसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात आपको फिर से समझनी है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी। ओके, और मोमेंटम हमारा कैसे निकल के आया, ओके, तो मोमेंटम यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम v माइनस यू अपॉन टी। ओके, अपॉन टी। अब क्योंकि ये हमारा पूरा की पूरा वेलोसिटी बताता है, ओके, तो अब ये तो हमारा वेलोसिटी है बट ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो v माइनस यू अपॉन टी ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला फिर निकल के आ जाता है F इक्वल्स टू एम ए। ओके, और F इक्वल्स टू एम ए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो आप देखो जाहिर सी बात है, जब आप कोई काम कर रहे हो उस पर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन रख रहे हो, तो टाइम आपका कम लगेगा। बट अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स कि आप फोर्स कम लगा रहे हो। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, और इसको कभी कभी आपको देखने को मिलता है मोमेंटम के फॉर्म में भी। ओके, तो याद रखना है आपको, मोमेंटम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। कुछ एग्जांपल आप देखो इंपॉर्टेंट, तो पुशिंग अ कार्ट, it is easier to push an empty cart in a supermarket than a loaded one and more mass required more acceleration। तो देखो सीधी सी बात है, जब कोई हम कार्ट वगैरह पुश करते हैं, ओके, तो कोई भी जो एम्प्टी कार्ट वगैरह होता है तो उसको पुश करना ईजी रहता है सुपरमार्केट में। जब हम उसको कई सारे लोड से भर देते हैं, ओके, तो क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है और इसी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया। ओके, सेकंड आप देखो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है कि एक क्रिकेटर जो है वो पुल कर लेता है अपने हैंड को बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तो वैसे क्यों करता है, ताकि टाइम बढ़ जाए। ओके, तो टाइम बढ़ जाएगा, तो अभी हमने देखा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो अगर जब टाइम बढ़ जाएगा तो उसको जो हाथ में फोर्स होगा, जो चोट लगेगी वो उसको कम लगेगी, इसलिए वो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे करता है कि टाइम बढ़ जाए और फोर्स कम लगे। ओके, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। अब देखो जैसे कि अब नॉर्मल से आप बात मान लो, अगर आप किसी को धक्का दोगे तो दूसरा वाला भी आपको धक्का देगा, बिल्कुल वैसे ही बात है कि अगर किसी पे आप फोर्स लगाओगे तो वो भी आपको फोर्स एक्सर्ट करती है बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इक्वल फोर्स करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे कि कोई गन है, हमने उसमें से फायरिंग करी, ओके, तो ये क्या हुआ, फायरिंग करना हमारा रिएक्शन हो गया। ओके, तो हमें पीछे से जर्क जैसा लगता है ना, तो जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जर्क जैसा दिखाते हैं कि वो लोग जब फायरिंग करते हैं तो उनको भी जर्क लगता है, तो ये क्या है, एक उसका रिएक्शन है। ओके, हमने जो एक्शन किया उसका रिएक्शन हुआ। ओके, तो रिक्वाइल फोर्स ऑन द गन। अब देखो एग्जाम्पल इसका क्या है, फायरिंग ऑफ अ बुलेट, तो व्हेन अ बुलेट इज शॉट फ्रॉम अ गन द गन पुट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट दैट प्रोपल्स इट्स फॉरवर्ड, तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द राइफल। ओके, नेक्स्ट आप देखो, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो एक बुक जो है वो टेबल पे रखी है, तो जो वेट होता है बुक्स का इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ओके, वाइल जो इसका रिएक्शन है एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉक्स, तो इसका जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके,
ओके तो जब कोई भी स्विमर स्विमिंग करता है ओके तो वो जैसे जैसे आगे जाता है तो उसी तरीके से जो पानी है ना वो भी उसको पीछे की तरफ धक्का देती है। ओके तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। और ऐसे ही एक बॉय है, आप यहाँ पे देखो पिक्चर में, क्यों ये बॉय क्या कर रहा है, इसका फोर्स लग रहा है बोट पे, तो ये जो बोट है ना तो ये भी एक रिएक्शन की तरफ फोर्स दे रही है उसके फीट पे। ओके तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। ओके अब आप देखो 13 क्वेश्चन है, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस नीड्स टू फॉल बैकवर्ड, दिस फेनोमेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो बस स्टार्ट हुई सडनली, पीछे की तरफ लोग चले गए, तो एक कौन से फेनोमेना का एग्जाम्पल है, तो ये फेनोमेना ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो रॉकेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। सो जो रॉकेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी है वो कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो देखो ये काम करती है न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे। ओके वो भी कौन सा, थर्ड वाला जो अभी हमने पढ़ा। ओके तो जैसे जैसे रॉकेट जो है ये ऊपर जाता है तो रॉकेट पुल्स अर्थ अप, तो जो अर्थ है वो पुल करती है रॉकेट को डाउन। ओके एग्जॉस्ट गैसेस पुश रॉकेट अप थ्रस्ट, तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो थ्रस्ट पैदा करती है और रॉकेट ऊपर जाता है। ऐसे इंजन पुशेस एग्जॉस्ट गैसेस डाउन, ऐसे ही जो इंजन है वो पुश करता है जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको डाउन की तरफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ओके सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपोजन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ पार्टिसिपेंट इन अ लॉन्ग जंप रन बिफोर जंपिंग बिकॉज। तो एक पार्टिसिपेंट जो है ओके वो जंप करने से पहले दूर से भागता हुआ आता है। तो आपने भी कभी लॉन्ग जंप की होगी, दूर से भागते हुए आते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो ऐसा वो क्यों करता है, ओके तो देखिए ऐसा वो क्यों करता है, कवर्स अ वाइड डिस्टेंस, इट लूजेस मोमेंटम, ही गेन्स कॉन्फिडेंस बाय रनिंग, ही गेन्स मोमेंटम। तो इससे एथलीट ऐसा क्यों कर रहा है, टू गेन मोमेंटम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ही गेन्स मोमेंटम। 16 क्वेश्चन इज व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया आखिर होता क्या है, ओके सो ए है आपका टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन प्रेजेंट स्टेट, टेंडेंसी टू एक्सेलरेट अ बॉडी, टेंडेंसी टू ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट, टेंडेंसी टू चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। ओके तो इनर्शिया एक तरीके का क्या होता है कि ऐसी टेंडेंसी होती है टू रेसिस्ट चेंज इन प्रेजेंट स्टेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके तो आप देखो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके तो देखिए न्यूटन ने ही दिया था ग्रेविटेशनल लॉ, तो न्यूटन्स का जो लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इज यूजली स्टेटेड एज दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना कम अमाउंट में है इसलिए हम एक दूसरे से अलग अलग है। ओके वरना एक दूसरे में भिड़ रहे होते हैं, राइट। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके तो ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके तो मासेस जो है उनके प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितना भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं ऑलवेज, और क्योंकि बात हो रही है ग्रेविटेशन की तो हम लगाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको जी कहा जाता है, और ये जी ही कहलाता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके तो फिर हमारा फॉर्मूला बन के क्या आता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता है, f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, और यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो जब हम जी को इधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखो F का मतलब क्या हो गया फोर्स, G का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, R का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द मास। ओके यहाँ से जी की वैल्यू निकल के आती है जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। ओके तो ये बात आपको याद रखनी, जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, कैवेंडिश। अब देखो आप एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसकी वैल्यू लेते हैं। ओके तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप जी की वैल्यू 10 ले लो। ओके तो 10 लेके सॉल्व करते हैं, वैसे कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके अब आप देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये मिनिमम होता है इक्वेटर पे। ओके तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सबसे ज्यादा कम होता है, बट मैक्सिमम होता है पोल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो मिनिमम आपको याद रखना है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन एट अ हाइट ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपको बताना है कि किसी पर्सन का वेट क्या होगा, ओके
अगर हाइट को हम 2r कर देते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से। सो यहाँ पर आप देखो g की वैल्यू क्या है, g इक्वल्स टू gm/r², और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे कि वेट कितना हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, g की, राइट। तो हम कैसे देखेंगे कि वेट हमारा होता क्या है, वेट हमारा होता है वेट इक्वल्स टू mg, राइट। और यहाँ पर आप देखो gr कितना दे रखा है, gr यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gm/r²। ओके, अब ये gm/r² है क्योंकि यहाँ पर कहा है कि अगर जो हाइट है, अगर हम इसको 2r कर दे तो हाइट 2r कर दे, यानी कि r की जगह अब हम 2r पुट कर देंगे। तो जब हम r की जगह क्या पुट करना है, हमें 2r पुट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, gm/4r² मिल जाएगा, राइट, यही मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन हमें मिली इनको आपस में हम कर देंगे डिवाइड। तो देखो जब आप इनको आपस में डिवाइड करोगे ना, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फाइनल मिल जाएगा 1/4 gr। ओके, और जब हम कंपैरिजन करेंगे वेट इक्वल्स टू mg से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वेट हो जाएगा, राइट, वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम हाइट 2r कर देंगे तो वेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि हाइट जो है 2r करने पे वेट कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है, अगर हम हाइट को सेंटर ऑफ अर्थ से कंसीडर करें तो। 19th क्वेश्चन इज, इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डैश ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई दो वस्तु है उस पर कोई विपरीत दिशा में कोई फोर्सेज लग रहे हैं, ओके, तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका नेट फोर्स डिफरेंस करके। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार इज। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन में है ऑफ अ कार इज, तो देखो क्या होगा, हमें मिलेगा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन एक्सिस। ओके, तो आप देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सेम टाइम के साथ। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है बॉडी का रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो देखो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, दैट इज जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जो स्लोप है वो भी पूरा जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर जो ग्राफ बन के आएगा ना विल बी नथिंग बट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विथ जीरो स्लोप। तो स्लोप मतलब क्या हो गया, ढलान। तो कोई भी ढलान जब रहेगी नहीं, जब कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, ना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ओके, ना एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ओके, तो ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, राइट। सो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन में किसी कार का, वो कैसे मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्स एक्सिस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स। सो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसे हम मेजर करते हैं। ओके, सो इट इज मेजर बाय इट्स मास। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मास से मेजर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, एंड इट्स इनर्शिया वुड डिपेंड ऑन इट्स मास। तो मास पे इनर्शिया डिपेंड करता है। इनर्शिया जो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी इवेंट दैट अटेम्प्ट्स टू पुट द ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो देखिए, जितना मास ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का विल बी टेंडेंसी टू रेसिस्ट द इवेंट, तो उतना ही वो रेसिस्ट करेंगे इवेंट्स को। हिंस मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, सेफ्टी सीट बेल्ट इन अ कार एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू। अब देखिए, सेफ्टी बेल्ट हमारे कारों में लगा रहता है, वो क्यों लगा रहता है, तो आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा था, देखो क्यों लगा रहता है, मेक आवर फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो अगर हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, अब से कुछ, सो आप बहुत ही स्पीड से जा रहे हो, अचानक से कोई सामने आ गया, आप ब्रेक लगा रहे हो, ओके, तो सीट बेल्ट लगाई नहीं तो जाके भिड़ोगे कार के आगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सो इसलिए सीट बेल्ट होता है कि जो हमारा फॉरवर्ड जो हम हो रहे हैं आगे की तरफ वो स्लो हो जाए, मोशन हमारा फॉरवर्ड का स्लो हो जाए। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज, जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो जेट इंजन है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये किस पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम पे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात हो रही है किसकी, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो P इक्वल्स टू mv। तो लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, राइट। सो देखिए, ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ये क्या बताता है, a body in motion does not change its total momentum until an external force is applied on it. Okay, तो जैसे हम inertia का पढ़ते हैं ये भी बिल्कुल वैसी है, that can be mathematically expressed as linear momentum और final momentum। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, initial momentum equals to final momentum। ये होता है हमारा law of conservation of linear momentum। अब आप देखो यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है जेट इंजन की, तो when the fuel in a jet engine is combusted, तो जैसे जैसे जो फ्यूल होता है जेट इंजन का वो जलता है तो प्रोड्यूस करता है हाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन,
राइट। तो गैस प्रोड्यूस करेगा विच अटेन्स लार्ज मोमेंटम ड्यू टू हाई वेलोसिटी। तो हाई वेलोसिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम अटेन कर लेती है। ड्यू टू दिस एक इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गेन हो जाता है जेट इंजन को, अलाउइंग इट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ हाई वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से। ओके, सो जो जेट इंजन है वर्क करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आपको याद रखना है कि किस पे काम करता है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन सा इंजन? जेट इंजन, राइट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार मूविंग अराउंड द कर्व। अब कोई कार है वो कर्व पे मूव कर रही है तो उस पर कौन से टाइप का फोर्स लगता है? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आप देखो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो जब भी कार कोई टर्न लेती है ओके, तो जो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसकी व्हील्स की वजह से, तो वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो mv²/r। और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये हमेशा जीरो होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्वेश्चन नंबर 25 इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस। वही क्वेश्चन है, जो वर्क डन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का ये हमेशा जीरो होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सी सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब सी सॉ की बात हो रही है। ओके, तो सी सॉ आपने गेम देखा होगा, दो साइड होते हैं। ओके, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है फिजिक्स के, तो ये बेस्ड है फोर्स पे, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो जो एक सी सॉ होता है ना, तो इसके बीच में एक पाइवोट पॉइंट होता है जिसको मिडिल भी बोला जा सकता है। ओके, और ये एक तरीके से कैसे काम करती है, जो लीवर मशीन्स होती है, तो क्लास 1 की जो लीवर मशीन होती है उसकी तरह ये वर्क करती है। ओके, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड ऑन अ पाइवोट पॉइंट द टर्निंग फोर्सेस ऑन ईच साइड मस्ट इक्वल द टर्निंग फोर्स ऑन अदर साइड। तो आप देखो पाइवोट पॉइंट पे अगर बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, राइट, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो जो ये सी सॉ है यूजेस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स का कंसेप्ट यूज करती है कि अगर दोनों तरफ फोर्स इक्वल है तो बैलेंस बिल्कुल सेम हो जाएगा, राइट। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स यूज इन अ सी सॉ इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सी सॉ कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है फोर्स के प्रिंसिपल पे। ओके, और ये क्लास 1 का लीवर मशीन है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल फ्लाइट टाइम इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल फ्लाइट टाइम का कितना होता है। ओके, सो आप देखो कई सारे टाइप के हम लोग मोशन पढ़ते हैं जिसमें से एक पढ़ते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं, जैसे कि मिसाइल वगैरह को लॉन्च किया, ओके, कोई भाला वगैरह फेंका गया, ओके, तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट। तो जैसे कि अब यहाँ से आप कोई रॉकेट लॉन्च करना चाह रहे हो, कोई मिसाइल लॉन्च करना चाह रहे हो, तो कौन से मोशन में करते हैं, हॉरिजॉन्टल का एंगल बना के प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, तो ऐसे जाता है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम रख देते हैं थीटा। ओके, अब यहाँ पर यूज होता है एसेंट और डेसेंट। तो एसेंट का मतलब ये हो गया कि ऊपर जाने का टाइम, और डेसेंट मतलब हो गया कि नीचे आने का टाइम, राइट। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आप देखो इसके जो टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसमें होता है मैक्सिमम हाइट, इसमें होता है रेंज, कितना रेंज इसने अटेंड किया, कितना मैक्सिमम हाइट लिया, तो इसके फॉर्मुलेज होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखो इसका तो डी आंसर हो जाएगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो इसमें जो टोटल फ्लाइट होता है ये ट्वाइस होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसमें 2 गुना टाइम लगता है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मान लो हम कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च करें, तो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के उसको लॉन्च किया, तो मैक्सिमम जब वो ऊपर गया तो उसे हमने क्या बोला, एसेंट बोला। ओके, जब वो नीचे आता है तो उसे हम डेसेंट बोलते हैं, राइट। ओके, एंड ये एक्स एक्सिस पे बनाता है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा, राइट, और वाई एक्सिस पे बनाता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा। ओके, तो यहीं से आप देखो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डेसेंट के इक्वल होता है, यानी कि ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों ही इक्वल होता है। तो इसके टाइम हम कैसे निकालते हैं कि एसेंट और डिसेंट तो 2 गुना हो जाता है, यानी कि टाइम जब वो ऊपर जा रहा है और वो टाइम जब वो नीचे आ रहा है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी। कैसे निकालते हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल क्या हो जाएगा, आने और जाने का समय, तो 2 बार ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 2 यू साइन थीटा और जी। ओके, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम्स हो जाता है, तो आपको याद रखना है 2 टाइम्स हो जाता है। ओके, सो 2 यू साइन थीटा जी। और कभी कभी इन फॉर्मुलेस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट का इसमें फॉर्मुला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, रेंज की इसकी बात करें तो रेंज का इसका फॉर्मुला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपसे पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से एंगल पे बनता है, तो आपको याद रखना है 45 डिग्री पे। ओके, सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको याद, देखिए आपने बहुत बार पहले भी इसको पढ़ा होगा। ओके, तो मैं एज अ आपका रिवीजन और जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 आप देखो, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ओके, तो अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम फोर्स इंटू एस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्स दे रखा है 200, ओके, और यहाँ पे दे रखा है कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया 4, सो 200 इंटू 4 800 जूल हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ से पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब हम अर्थ से प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो ये जो आपके पास ऑप्शन है इसमें से क्या होता है। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो आपको याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ओके, ux, वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, राइट, जब हम प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं अर्थ की सर्फेस से। सो ध्यान रखना है आपको, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि थ्रस्ट, ओके, कि अगर आप थ्रस्ट को किससे डिवाइड करोगे कि आपको वैल्यू मिल जाए प्रेशर की। अब यहाँ पे थ्रस्ट एज अ फोर्स ही कंसीडर होता है, तो प्रेशर की बात हो रही है तो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि हम थ्रस्ट को भी फिर एरिया से ही डिवाइड करेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अभी हमने विस्कोसिटी पढ़ा था, ओके, तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ओके, कि वो लिक्विड को सही से बहने नहीं देता, उसके फ्लो को रेसिस्ट करता है, तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, यानी कि जब जीरो होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज what is the name of the instrument used for measuring the speed and rate of flow of a fluid that is flowing in a pipe। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है कि स्पीड जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की, ओके, किसी भी पाइप में उसको मेजर करता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वेंचुरीमीटर्स। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो देखो वेंचुरीमीटर जो होता है ये बेस होता है बर्नौली के इक्वेशन पे, ओके, जो बर्नौली का इक्वेशन है ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ कंटेनर। ओके, तो इसी पे बेस्ड है वेंचुरीमीटर, जो यूज होता है स्पीड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग इन अ पाइप, उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड। अभी आप देखो हमने विस्कोसिटी पढ़ा, उसी की तरह हमारा सरफेस टेंशन होता है। ओके, तो ये पूछा है व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है लिक्विड में, तो देखो कारण क्या होता है इसका, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की बाय वर्च्यू ऑफ विच द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है लिक्विड सरफेस की, ओके, और देयर बाय एक्वायरिंग अ लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, और कोशिश करती है कि कम से कम सरफेस एरिया एक्यूपाई करें, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। नंबर 34 इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन उसी की तरह पूछा गया है आपसे ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, वो कौन सा फोर्स होता है, तो वो कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number next is dash is the process of annoying particles in suspension in water to set a lot of suspension under the effect of gravity। जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की प्रक्रिया। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सिंपल सा कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में सस्पेंडेड है, ओके, तो उनको हम निकालते हैं विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, तो सेडिमेंटेशन होता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो अब देखो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है अलोइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट। सो देखो जब भी कोई हैवियर कंपोनेंट किसी भी मिक्सचर में सेटल हो जाता है एंड आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, और जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। ओके, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जितने भी सॉलिड सेटल होते हैं बॉटम में किसी भी बीकर में, ओके, तो वो लीव कर देते हैं क्लियर एक लेयर लिक्विड की बिल्कुल ऊपर आ जाती है। ओके, तो सेडिमेंटेशन इज अ फिल्टरिंग प्रोसीजर है एक तरह से ये, जो यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में टू रिमूव अनडिजायरेबल पार्टिकल्स फ्रॉम डर्टी वाटर, राइट। और सेडिमेंटेशन जो है हेल्प करता है टू डिटरमाइन द मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, तो ये मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन में भी हेल्प करता है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। अगर आप देखो डिकेंटेशन क्या होता है, तो ये भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। ओके, सो व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, ओके, सो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन एक प्रोसेस होता है सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर का मेनली। ओके, फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन भी यूज होता है टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। तो नंबर नेक्स्ट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज दैट्स द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप देखो फ्रिक्शन आखिर क्या होता है, तो फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक सर्फेस की
दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ओके। और फोर्स जो लगता है अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जो अपोज करता है मोशन को, वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम वैल्यू देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन। यहाँ पे म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स, ओके। सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो उनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है उसके वजह से फ्रिक्शन होता है, ओके। और फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि जो भी सर्फेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है। स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व। अगर कोई बहुत ही ज्यादा रफ सर्फेस है, ओके, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ओके। सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, हिंस ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। Question number 37 is according to dash pressure is equal to the force divided by the area on which it act। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो प्रेशर से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रेशर आप देखो, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, तो उसी को पास्कल लॉ कहा जाता है, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, ये आपसे पूछा है, ओके। सो देखो यहाँ पर आपसे फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, वर्क डन बाय इट इन अ राउंड ट्रिप इज नेट जीरो, वर्क डन बाय इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वर्क डन होता है वो कंप्लीटली रिकवरेबल होता है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 इज फॉर अ वेव वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर वेव की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है कि डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, वेव वेलोसिटी के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आप देखो कोई भी वेव है तो उसकी जो वेवलेंथ को अगर हम डिवाइड कर दे टाइम पीरियड से तो वो इक्वल हो जाता है किसके, वेव वेलोसिटी के, ओके। तो यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी यानी कि वी, ओके, एन क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है यहाँ पर वेवलेंथ, ओके। तो मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो वी किसके बराबर हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड से अगर हमने डिवाइड कर दिया, ओके, तो ये निकल के आ जाता है हमारा वेव वेलोसिटी, ओके। अब ये जो देखो हमारा जो वेव वेलोसिटी है ना, तो ये हम डिनोट करते हैं वी से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी वेव में जो वेवलेंथ है अगर हम उसको डिवाइड कर दे टाइम पीरियड से तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वेव वेलोसिटी, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आपको और याद रखनी है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ इट। सो देखो आप वही क्वेश्चन आ गया, जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की वो रेसिप्रोकल होती है, वो किसकी रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका एग्जाम्पल कौन सा है। सो देखो इसमें जो ऑप्शन सी है वाटर दैट इज बिहाइंड द डैम, तो ये एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर देखो आप मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड है विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, तो विच इज रिलीज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स ईच अदर। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल कौन सा है, वाटर दैट इज बिहाइंड द डैम। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन का, यानी कि फ्रिक्शन सबसे पहले किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, ओके। सो आप देखो सबसे कम फ्रिक्शन जो होगा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। आप कोई चीज़ रोल कर रही है तो वो रोल करते हुए फटाफट नीचे चली जाएगी, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन आर द रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी मूविंग एंड रोलिंग ऑब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। सिंस जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कीप्स एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, वो ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखेगा, इट इज मैक्सिमम, ओके। तो ये बिल्कुल मैक्सिमम होगा, इसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। जो रोलिंग फ्रिक्शन है ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स द लीस्ट रेजिस्टेंस। अब जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सो इसमें फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा कम होगा। सो एज द कॉन्टैक्ट टाइम एंड कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू सर्फेसेज इज द लीस्ट। तो इसी वजह से देखो रोल कोई चीज़ कर रही है तो दो सर्फेस के बीच में कॉन्टैक्ट बहुत कम बन पाएगा, इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा, ओके। देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स followed by the sliding friction which is weaker than static but stronger than rolling friction, okay। तो static friction जो हम स्ट्रेट हैं, ओके, तो ये नॉर्मल हो गया, तो इसमें फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होगा, बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कुछ हद तक रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ तक हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखे। अब हम कुछ फिर से थ्योरी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में,
इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में। ओके, फिर उनसे रिलेटेड फिर ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है जो आपका अभी CHSL प्री हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो पहले आप देखो, हम बात करें यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर की। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर क्या होता है? सो जो डिग्री होता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस का, उससे ही हम क्या कहते हैं, उससे ही हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने में वो कौन सा होता है? थर्मोमीटर। ओके, देखो आपको एक बात याद रखनी है कि कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं हर एक टॉपिक में, बट जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे गए हैं उसे मैंने यहाँ पे कवर किया है, और जो आपके अभी रिसेंटली भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी जो पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रख के ये मैंने पूरा कंटेंट रेडी किया है। तो आप अगर इतना भी पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो बात हो रही है किसकी? हीट एंड टेम्परेचर की हम बात करें तो हमने देख लिया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस टेम्परेचर को कहा जाता है, और टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है क्रायोमीटर। ओके, हाई टेम्परेचर के लिए तो पायरोमीटर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हाई टेम्परेचर की आपको स्टडी करनी है ओके तो आप पायरोमीटर का यूज करोगे, लो टेम्परेचर के लिए क्रायोमीटर। अब यहाँ पे देखो आप 0 डिग्री केल्विन ओके जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपको याद रखना है 0 डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपका रेंज भी पूछा गया है एग्जाम में। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको लिक्विड थर्मोमीटर, डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहा जाता है, तो इसका रेंज आपको देखने को मिलता है 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी आपको 42 या 43 भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है आपको, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज होता है। ओके, अब हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस भी हम कह सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मेजरिंग टेम्परेचर अदर देन ह्यूमन टेम्परेचर। और ह्यूमन टेम्परेचर को छोड़ के जो अदर टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेजर करने में यह काम आता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज आपको याद रखना है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नेक्स्ट अब आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल। सो टेम्परेचर स्केल से भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर स्केल, और आपने इसको भी बहुत बार पढ़ाई होगा। ओके, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए फिर से। नेक्स्ट अब आप देखो सेल्सियस जो है, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है टेम्परेचर को, तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं जो भी सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट आप देखो व्हेन वैल्यू ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन सी वैल्यू पे ओके जो डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है वो सेम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम बात करें सो 0 पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव देयर मिनिमम मोशन एंड कैन बिकम नो कोल्डर मिनिमम एनर्जी। इट मीन्स 0 पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसमें मिनिमम मोशन होता है। ओके, एंड कैन बिकम नो कोल्डर। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। नेक्स्ट अब आप देखो स्पेसिफिक हीट। तो देखो आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। ओके, सो स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है ना कि देखिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो 1 ग्राम है ओके और उसका टेम्परेचर हमें 1 केल्विन तक बढ़ाना है, तो जितनी हीट हमें चाहिए उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। ओके, तो C = Q अपॉन M डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, Q मतलब क्या हो गया? एनर्जी हो गया। ओके, तो यहाँ से हम इसका एक पूरा फॉर्मूला निकल के आता है, और इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1 कैलोरी = 4.18 जूल होता है। ओके, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो आपको याद रखना है 4.18 जूल। ओके, और कैलोरीमीटर यूज होता है टू मेजर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? कैलोरीमीटर का। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो देखो कई सारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, सो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इनसे आपका ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, तो बस आपको याद रखना है ओके कि 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस जो होता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, आप देखो हीट ट्रांसफर। सो मेनली जो 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो कंडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं चालन। ओके, तो जब हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम बर्तन से लेके हैंडल तक, तो इसलिए आपने देखा होगा जो हैंडल होता है वहाँ पे प्लास्टिक का कवर लगाया होता है कि हाथ वगैरह ना चले। ओके, तो हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? यहाँ से बर्तन से हैंडल तक। ओके, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि इसको रिक्वायर्ड होता है मीडियम का। तो कंडक्शन के प्रोसेस में किसकी जरूरत है? मीडियम की जरूरत होती है। ओके, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते। ओके,
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कन्वेक्शन। ओके, सो कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन कहा जाता है। अब देखो संवहन का मतलब ये होता है ना कि दोनों सरफेस का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। अभी हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि दो जो सरफेस है उनका कांटेक्ट में होना जरूरी है, उनको मीडियम चाहिए। ओके, बट इसमें क्या होता है कि दो सरफेस का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हमने पढ़ा कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए और कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए। तो कंडक्शन कन्वेक्शन जो दो हीट ट्रांसफर के मीडियम है। हमारा थर्ड आ जाता है रेडिएशन। ओके, तो जो रेडिएशन होता है ना, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो जैसे कि आप सन की हीट देख रहे हो ना, तो सन की हीट को क्या कोई मीडियम चाहिए? वो तो हम जहाँ जाए वहाँ पे हमें हीट लगती है। ओके, तो सन की जो हीट होती है वो एज अ रेडिएशन की तरह काम करती है। ओके, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मो से समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर, हीट की बात हो रही है। ओके, सो ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है वार्मर सब्सटेंस से कोल्डर की तरफ, राइट। सो यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है केल्विन। सो अब हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आप देखो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज। ओके, तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो ये होता है रफ सरफेस पे, और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये होता है स्मूथ सरफेस पे। और देखो आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो देखो इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दोनों ही फॉलो होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है किस में फॉलो नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही फॉलो करते हैं, चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, लॉस होते क्या है? तो पहला आप देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इंसिडेंट एट अ पॉइंट। ओके, तो जो भी इंसिडेंट रे है, ओके, जो इस पे पड़ी, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हुई, और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों ही एक पॉइंट पे लाई करते हैं, पॉइंट ओ पे। ओके, सेकेंड आपका क्या है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। सो जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, ये होता है सेकेंड लॉ। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है ना, तो ये प्रोड्यूस करता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और इट इज फॉर्म सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेन मिरर होता है ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। ओके, और ये जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसी के साइज का ये हमें इमेज भी प्रोवाइड करता है। ओके, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट से, जितनी भी डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनती है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू प्लेन मिरर। ओके, और यहाँ पर आप देखो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड होंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसको हम कैसे निकालते हैं कि अगर दो मिरर है तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ये बेस्ड होता है एंगल पे। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 360 डिग्री अपॉन थीटा। ओके, तो अगर ऑड आता है, ओके, अगर ऑड आता है तब तो आप इजीली ये वाला फॉर्मूला निकाल के आप बता दोगे कि इतनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। ओके, बट अगर आपके पास इवन आता है तो इवन आएगा तो आप लास्ट में 1 से माइनस कर दोगे। क्या करोगे? लास्ट में यही फॉर्मूला रहेगा, लास्ट में 1 से माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना, यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, तो क्या बताया मैंने आपको? 360 अपॉन डिग्री। ओके, तो 360 अपॉन जो एंगल है वो कितना है? 60। तो यहाँ पे आप देखो इवन निकल के आया, तो इवन में हम क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 से माइनस कर दिया तो 5 इमेजेस निकल के आ गई। ओके, ऐसे ही आपको ऑड वाले के साथ करना है, तो लेकिन ऑड वाले के साथ हमें -1 नहीं करना है। तो हमारा ऑड यहाँ पर आप देखो कितना आया? 9। 9 क्या है? ऑड। तो ऑड में हमें माइनस नहीं करना है, तो कितनी इमेज फॉर्म होगी? 9 इमेज फॉर्म होगी 2 मिनट्स के बीच में, और ये डिपेंड करेगा आपके एंगल पे। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ओके, तो जो कॉन्केव मिरर होता है ना, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ। ओके, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाहर की तरफ। ओके, सो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है सबसे पहले तो इसमें जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा कॉन्वेक्स सरफेस से ही। ओके, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रख दो। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो साइड व्यू मिरर होता है, ओके, तो हम कैसे देख लेते हैं? जब हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो हम साइड व्यू मिरर देखते हैं ना, पीछे कौन सी गाड़ी आती है, लार्जर एरिया कवर होता है, इसलिए वो छोटी कर देती है ऑब्जेक्ट्स को। ओके, सो मिरर्स यूज एज अ रियर साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉलिंग बेल वगैरह में इसका यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर को हम देखें तो देखो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कॉन्केव सरफेस से होगा। इसमें डिफरेंट ओके पोजीशन पे डिफरेंट इमेजेस बनती है। फॉर एग्जांपल रियल एंड वर्चुअल मिलेगा आपको, इरेक्ट इन्वर्टेड मिलेगा, मैग्नीफाइड भी मिल सकता है, डिमिन्स भी मिल सकता है। ओके, इसके एग्जांपल आप देखो तो शेविंग मिरर, हेड मिरर, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट, सोलर फर्नेसेस, तो ये सारे एग्जांपल है किसके? कॉन्केव मिरर के। रिलेशन क्या होता है बिटवीन आर एंड एफ का? ओके, तो आर एंड एफ का रिलेशन क्या होता है? आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब है फोकल एंड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2 जो रिलेशन है बिटवीन आर एंड एफ का। अब आप देखो मिरर फॉर्मूला। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है ना, तो ये क्या होता है? तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ओके, और यहाँ पर जो यू हम लेते हैं मिरर फॉर्मूला में,
में कॉन्केव मिरर है तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, राइट। और लेंस फॉर्मूला आप देखो तो लेंस फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है, माइनस आ जाता है बीच में, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v, राइट। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो इसकी यूनिट से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पावर ऑफ जो लेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ओके। और पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी हमने पढ़ा f इक्वल्स टू r/2, तो ये दोनों ही रिलेशन आपको याद रखने हैं, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पावर, ओके, और f का। और मिरर फॉर्मूला, तो देखो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला से ज़्यादा आपके क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं कि आप ये निकालो, बट मैंने आपको बता दिया कि मे बी एज आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मे बी ये बहुत ईजी है तो कहीं आपका गलत ना हो जाए, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो लाइट में हम क्या इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। एक व्हाइट लाइट पास कराई हमने एक ग्लास प्रिज्म से और ये डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, रेनबो में डिस्पर्स हो गई, ओके, जिसको विबग्योर कहा जाता है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। अब आप देखो इसमें से क्या क्या कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो पहला आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि आसमान में ब्लू ही कलर क्यों दिखाई देता है, ओके। तो इसके कंसेप्ट आपको कैसे समझ में आएंगे, पहले आप देखो वेवलेंथ, ओके। तो जो भी रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो है, तो इन सब की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ओके। और ये जो वेवलेंथ है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू कहा जाता है, ओके। तो आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। मैं बहुत डीप में आपको नहीं बता रही हूँ वरना बहुत इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझो, तो मैं आपको बस डायरेक्ट बता रही हूँ कि जो वेवलेंथ है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ओके। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ओके, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो कैसे आपको ध्यान रखना है कि वेवलेंथ जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू बोलते हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर ये ज़्यादा होता है तो जो डेविएशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि वॉयलेट, तो वॉयलेट का ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमें डेविएट ज़्यादा देखने को मिलती है अगर हम रेड से कंपेरिजन करें तो, ओके। और रेड लाइट की अगर हम बात करें तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वेवलेंथ जो है, ओके, जो हमारा वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब जो डेविएशन है वो भी कम होगा। तो ऐसे ही जो हमारी रेड लाइट है, ओके, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो इसका मतलब इसका डेविएशन भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो इसमें डेविएशन भी लेस हुआ, इसलिए हमें आसमान में रेड लाइट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, ओके। और ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में भी रेड लाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेविएट बहुत कम होती है इसलिए, ओके। सो इसलिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं हम ट्रैफिक लाइट वगैरह में। अब आप देखो दूसरा इसमें आपको क्या याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो आपने देखा होगा जो ब्लू है, ओके, तो जो ब्लू कलर होता है तो स्काई हमें ब्लू कलर क्यों सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटरिंग ज़्यादा होती है ब्लू कलर में, ओके। अब आप देखो ह्यूमन आई की बात हो रही है, तो जो हमारा कलर होता है आई का, ओके, किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से। तो आइरिस जो होती है हमारी आंखों में ना, उसी से हमारे आंखों का कलर पता लगता है। तो आप देखो ह्यूमन आई भी बहुत बड़ा है, पर इससे इस टाइम इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है, ओके। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस टाइम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर एक बात आप इसमें और याद रखो, जो कॉर्निया होता है ना, तो जब डेथ हो जाती है तो कई लोग अपना साइन कर देते हैं कि मैं अपनी आंखों का दान करूँगा। तो कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो ये दान किया जाता है कॉर्निया पार्ट को, ओके, राइट। अब आप देखो जो कॉर्निया होता है इज द आई क्लियर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, आई की एक क्लियर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट आप देखो डिफेक्ट्स ऑफ आई। अब डिफेक्ट्स ऑफ आई हम पढ़ते हैं तो मेनली हम पढ़ते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, होते और भी सारे हैं बट इतने आप याद रखिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस। अब मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस यानी कि हमें पास का तो दिखेगा लेकिन हम दूर का नहीं देख सकते, ओके। जो इमेज होती है ना वो हमारे रेटिना के सामने ही फॉर्म हो जाती है, और जो हमारा साइज होता है आई बॉल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का वो भी क्या होता है, घट जाता है, और इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ओके। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसे लॉन्ग साइटनेस भी कहा जाता है। पीपल कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, तो हम बाहर की यानी कि दूर की चीज़ों को देख सकते हैं बट हम पास की चीज़ों को नहीं देख सकते। इमेज जो फॉर्म होती है बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से बहुत ज़्यादा दूर फॉर्म हो जाती है। द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज, जो आई बॉल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। तो हाइपरमेट्रोपिया को अगर आपको सही करना है तो आप कॉन्केव लेंस का यूज़ करो। मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में आप कॉन्केव लेंस का यूज़ करो, ओके। नेक्स्ट अब आप देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड एनर्जी और पावर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहले आप देखो कुलाम्स लॉ की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आती है तो हम सबसे पहले कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं, ओके। तो देखो कुलाम्स लॉ मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। F जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, K हमारा कुलाम का कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 जो होते हैं ये चार्जेस होते हैं, R क्या होता है, डिस्टेंस होता है सेपरेशन का इनके बीच का, ओके।
नेक्स्ट आप देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आपको क्या याद रखना है, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। I का मतलब यहाँ पे होता है हमारा करंट, Q का मतलब हो गया चार्ज, T का मतलब हो गया टाइम, और यहाँ पे करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी कि R, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन एरिया। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ओके, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंजस्टन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका टंजस्टन से, ओके, जो फिलामेंट होता है वो टंजस्टन का बना होता है। एक फ्यूज जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को फ्रॉम ओवरलोडिंग, राइट। वाइंड टर्बाइंस कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो जो वाइंड टर्बाइंस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। जो बैटरी होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। अब आप देखो, अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपसे देखो एग्जाम में आपका पूछा गया है लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो लेफ्ट हैंड रूल जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल जो है ये क्या बताता है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है ये बताता है कि अगर हम अरेंज करते हैं अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड की एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें अरेंज करना है, देन जो हमारा थंब होगा वो किसके तरफ डायरेक्शन देगा अपना, तो जो हमारा थंब होगा ये डायरेक्ट करेगा हमें फोर्स की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। ओके, और जो हमारा फोर फिंगर होगा ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हमारा जो मिडिल फिंगर होगा ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द करंट इन द कंडक्टर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रूल किससे रिलेटेड है, तो ये रूल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ओके, आपको क्या याद रखना है, गैल्वेनोमीटर। सो देखो गैल्वेनोमीटर है ना, तो ये यूज होता है फॉर डिटेक्टिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, और इसकी रेंज होती है एक लिमिटेड रेंज तक ये करंट जो है सर्किट में डिटेक्ट कर सकता है। ओके, सो आप देखो इस कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के। ओके, तो सीरीज में लगाते हैं ना, R इक्वल्स टू R1 R2 जो फॉर्मूला होता है, राइट। तो वोल्ट मीटर को हम जो गैल्वेनोमीटर है उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के। जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की वो कितनी होती है, 0 होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो टेस्ला होता है, और वेबर जो होता है वो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये बहुत आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस को जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखो माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के कौन है, परसेंट इन स्पेंसर। ओके, सो कैसे आप याद रखोगे, तो देखो माइक्रोवेव ना, हम माइक्रोवेव कैसे लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, स्पेंसर शॉप से। ओके, स्पेंसर में कई सारी चीज़ें मिलती है ना, स्पेंसर से। टेलीविजन, जेएल बियर्ड एंड फिलो फ्रेंसवर्थ, तो देखो कहीं पे आपको जेएल बियर्ड का नाम पहले दिखेगा, कहीं पे फ्रेंसवर्थ का, तो दोनों का ही आपको नाम याद रखना है कि टेलीविजन। ओके, तो टेलीविजन पे देखो ब्रेड वगैरह का ऐड आता है ना, ओके, तो ब्रेड वगैरह का ऐड आता है, तो बियर्ड और आपको फ्रेंसवर्थ दोनों नाम याद रखने हैं जो आपको ऑप्शन में देखने को मिले। ओके, सबसे पहले तो वैसे फ्रेंसवर्थ का ही नाम आना चाहिए, लेकिन कई जगह पे आपको बियर्ड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इम्प्रोवाइजिंग टेलीस्कोप, तो इम्प्रोवाइजिंग टेलीस्कोप की बात करें तो ये जो टेलीस्कोप है जिसने इम्प्रोवाइज किया तो इसमें गैलीलियो का नाम आता है, रेडियो मार्कोनी। ओके, तो कोई आपका फ्रेंड कह रहा है भाई तेरे को रेडियो पसंद है, तो उसको आप कौन नहीं मार के कह रहे हो, अरे यार आज के जमाने में रेडियो कौन सुनता है, तो मार्कोनी। ओके, सो मार्कोनी रेडियो। स्टीम इंजन जेम्स वॉट, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, बैरोमीटर टॉरिसिली, टेलीफोन एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक्सरे का विलियम रॉन्टेजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसका नाम आता है, एंड्रे मैरी एम्पियर, और एम्पियर्स लॉ जो है साइंस में, ओके, फिजिक्स में, वो भी किसने दिया था, एंड्रे मैरी एम्पियर। स्पीड ऑफ लाइट ओलियस रोयमर। ओके, तो याद रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। वैसे तो अब इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इन्वेंशन से, ओके, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस मैंने नहीं किया है। सो अब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हमने टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड। तो आप क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कौन से हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये जो क्वेश्चन है ना अब हम जो देखने वाले हैं ये आपके जो भी सीएचएसएल प्री हुआ था वहाँ से मैंने लिए हैं, जो आपके अभी प्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, फिजिक्स में। सो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 इज रमन वॉन्ट्स टू यूज अ रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट, तो उसे रियर व्यू मिरर चाहिए अपने व्हीकल के लिए, तो कौन सा मिरर वो पिक करेगा, तो कौन सा मिरर पिक करेगा, कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने पढ़ा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, किसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन नहीं है, तो आप देखो अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि जो एप्लीकेशन नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सेकेंड आप देखो कोलाइडिंग विथ अ प्लेयर वाइल किकिंग अ फुटबॉल एंड फीलिंग हर्ट,
एज द सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड, अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो आप देखो एक जो फील्डर है जो पुल कर रहा है अपने हैंड को ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल विद द होल्डिंग अ कैच। तो ये पूछा है कि कौन सा एप्लीकेशन नहीं है थर्ड लॉ का। ओके, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो देखो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, ये हमने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जो रिलेटेड है फोर्स और मोमेंटम से। क्वेश्चन नंबर 47 इज डैश स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कौन सा लॉ है आपको ये बताना है। तो ये जो लॉ है ये है ग्राहम बेल्स लॉ। ओके, तो ग्राहम बेल का जो लॉ है वो ये बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस का, किसका, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये कौन सा लॉ है, ग्राहम्स लॉ है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा नहीं है। तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा नहीं है, फ्रिक्शन। ओके, सो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा ओके, फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेंसेज आर करेक्ट। तो आपको बताना है लेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अब देखो पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव नंबर। जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की, क्या उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर में। सेकंड आप देखो पावर जो होती है कॉन्केव लेंस की, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर। ओके, सो यहाँ से आप देखो क्वेश्चन से हमारे दो कंसेप्ट निकल के आए जो बिल्कुल सही है। ओके, जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉजिटिव नंबर, और जो पावर होती है कॉन्केव लेंस की उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ नेगेटिव नंबर। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इंडियन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन ईयर 1930। तो आपसे पूछा है कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज 1930 में किसको मिला था, तो सीवी रमन को मिला था। ओके, तो जो मैंने आपको स्टैटिक के अवार्ड्स कराए थे तो उसमें आपको मैंने बताया भी था कि नोबेल प्राइज ये सारे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। ओके, जो इंडियन साइंटिस्ट को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो which among the following is a unit of measurement that describe the rate at which the universe is expanding। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि which among the following एक यूनिट है मेजरमेंट का जो डिस्क्राइब करता है रेट एट विच यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ अलग सा है, तो आपको याद रखना है ये कांस्टेंट कौन सा होता है, जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो फराडे कांस्टेंट कभी ऐसा पढ़ा नहीं, प्लैंक कांस्टेंट कभी ऐसा पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी ऐसा पढ़ा नहीं, लेकिन ये हबल कांस्टेंट ओके ये कुछ अलग सा है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर अपने टिक कर सकते हैं। राइट, 52 क्वेश्चन आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड। साउंड से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, अनप्रेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, फ्रीक्वेंसीज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ओके, सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट को छोड़ के साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। सो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी कंसेप्ट है फिजिक्स के ओके वो हमने एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करो। ओके, सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।